वेलकम दोस्तों। आज हम अपने इस पहले वीडियो में कक्षा 6 के विज्ञान के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आज पहले पाठ दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस पहले चैप्टर की। इसमें मुख्यतः हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत अपने अध्ययन कार्य को जारी रखेंगे। ये मुख्य 4 बिंदु मुख्यतः क्या क्या हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका रही है। दूसरा, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। तीसरा, विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं। और आखिरी में हम यह डिस्कस करेंगे कि भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान क्या रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है। विज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हम कुछ जानना चाहते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। जैसे वो कुछ भी देखता है, सुनता है, तो उसे ये जिज्ञासा होती है कि ये जो वस्तु है या जो पदार्थ है, ये कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों बना। इसके उत्तर ढूंढने की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहते हैं। वास्तव में अगर हम कहें तो विज्ञान की शुरुआत ही जिज्ञासा से होती है। जैसे एक कक्षा में भी कोई छात्र अनेक तरह के सवाल कर सकता है। जैसे कोई चीज़ ऊपर फेंकने पर नीचे ही क्यों गिरती है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे होता है, या प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी बनता है। इन सारे सवालों के जवाब बहुत आसान हैं। क्यों आसान है? क्योंकि इनके जवाब हमें पहले से पता है। जिन सवालों के जवाब हमें पहले से पता होते हैं वो सवाल हमें बहुत ही आसान लगते हैं। पर दोस्तों, ये प्रक्रिया इतनी आसान है नहीं जितनी आपको देखने में लगती है। किसी भी सवाल के जवाब ढूंढने में एक वैज्ञानिक को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए हमें उसका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। उससे संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करनी पड़ती हैं और उनके आधार पर हम एक परिकल्पना बनाते हैं। उसके बाद हम किसी एक निष्कर्ष पर निकलते हैं और एक सिद्धांत की रचना करते हैं। सिद्धांत की रचना के बाद ही ये सवाल का सही उत्तर है या नहीं, ये जांचने के लिए हम बार बार प्रयोग करते हैं। किसी भी सवाल के हल तक पहुंचने के लिए हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इन चरणों को हम वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि इस पुस्तक में दिखाया गया है, वैज्ञानिक चरण निम्नलिखित हैं: जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, जिज्ञासा के अंतर्गत हमें ये जानने की इच्छा होती है कि कोई वस्तु है क्या, किस तरह कार्य करती है, क्यों करती है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। परिकल्पना के अंतर्गत हम इसके बारे में अपनी एक कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। परीक्षण के अंतर्गत हम उसका परीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। और निरीक्षण के अंतर्गत हम किसी भी एक वस्तु का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इन चारों के आधार पर ही हम एक अभिलेखन कार्य करते हैं। अभिलेखन कार्य के बाद हम पुनर्विचार की प्रक्रिया पर आते हैं। क्या हम ये पुनर्विचार करते हैं, क्या ये हमने जो किया है वो सही है या गलत है। इसके बाद हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद हम अनेक तरह के नए प्रयोग करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि क्या हमारे प्रयोग हमारी समस्या का सही उत्तर दे पाते हैं। तो इस तरह मुख्यतः 8 चरणों से गुजरने के बाद हम किसी भी समस्या के निष्कर्ष पर निकलते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अपने रोजमर्रा के जीवन में हम विज्ञान की क्यों कैसे उपयोग में लाते हैं। जैसे हमने घरों में देखा है, हमारे पास पानी गर्म करने के लिए मशीन होती है, पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, एसी होती है। खाना बनाने के लिए आज हमें एलपीजी में मिल जाती है। और अनेक तरह की सुविधाएं हैं, जैसे टेलीविज़न है, बल्ब है, टेलीफोन है, मोबाइल है, पंखे हैं और दूरसंचार के अनेक साधन होते हैं। हमारे पास अब तो गैस चूल्हा भी होता है, प्रेशर कुकर भी है। इस तरह से ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। आज हम देखते हैं कि हम मीलों की दूरी कुछ मिनटों में तय कर लेते हैं। हमारे पास अनेक तरह की यातायात के साधन हैं, जैसे बस, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी भी आजकल हमारे पास मेट्रो भी है,
इस तरह से हमारी रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान एक अहम भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। तो जैसा आप सभी जानते हो, पुराने समय में हमारे पास उतने अच्छे यातायात के साधन नहीं थे, ना तो संचार के साधन थे। इस प्रकार हम देखेंगे कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान पुराने समय और आज के समय में कितना अंतर है। जैसे कि हमने देखा भोजन के बारे में, भोजन में पहले जो खाना बनता था वो मिट्टी के चूल्हे में बनता था, मिट्टी के बर्तन में बनता था, या लोहे या एल्यूमिनियम के धातुओं से मिश्रित निर्मित बर्तनों में बनता था। लेकिन आज हमारे पास गैस चूल्हा है, विद्युत ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टील और नॉन स्टिक्स बर्तन भी हैं। उसी तरह कृषि के क्षेत्र में पहले हल होते थे, बैल होता था, पानी के लिए कुएं से और रहड़ से करते थे, गोबर की खाद बनाई जाती है। लेकिन आज हमारे पास अनेक तरह के ट्रैक्टर्स हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, अनेक तरह के रासायनिक उर्वरक हैं, जिससे हमें हमारी फसल के उत्पादन में अत्यंत सहायता मिलती है। आज हमारे पास हाइब्रिड किस्म के बीजें हैं और अनेक तरह के कीटनाशक दवाएं भी हैं। यातायात के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पहले बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर इत्यादि रहते थे, जिससे कि हमारे यातायात में परेशानियां भी होती थी और हमारा समय अत्यधिक लगता था। लेकिन आज हमारे पास अनेक तरह की साइकिलें हैं, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी के जहाज इत्यादि चीजें उपस्थित हैं। अगर हम बात करें मनोरंजन के क्षेत्र में, तो पहले लोग इकट्ठा होते थे, नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली इत्यादि ही कार्य करते थे। लेकिन आज हमारे पास रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, सिनेमा है, अनेक तरह के वीडियो गेम्स हैं और डीवीडी इत्यादि चीजें उपस्थित हैं। अगर हम बात करें संचार के क्षेत्र में, तो हमारे पास पहले संचार के क्षेत्र में सिर्फ संदेशवाहक या डाक द्वारा ही होता था। पहले लोग कबूतर पालते थे जो संदेशवाहक का कार्य करते थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जिससे कि हम अपने सूचना का आदान प्रदान मिनटों में कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ें। अब अगर हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्रों में, तो पहले रोगी की जांच जो होती थी वो नाड़ी देखकर या अनुमान लगाकर ही होता था। दवा के रूप में उन्हें जड़ी बूटी, झाड़ फूक या घरेलू उपचार के बारे में बताया जाता था। लेकिन आज क्या है हमारे पास, आज हमारे पास कई तरह के परीक्षण है। हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन सैंपल का टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी इत्यादि तरह की जांच करवा सकते हैं। दवाओं के क्षेत्र में भी अत्यधिक विकास किया है हमने। एंटीबायोटिक्स, एनालॉजिक, एंटीसेप्टिक दवाओं के साथ साथ शल्य क्रिया द्वारा भी अनेक तरह के कार्य होते हैं। आज हमारी चिकित्सा प्रणाली में कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, तो पहले हमारे पास बहुत ही कम क्षमता के साधारण दूरबीन होते थे तथा वेधशालाएं होती थी। लेकिन आज हमारे पास ऐसे बहुत से साधन हैं जिसमें हम चंद्रमा के साथ साथ मंगल ग्रह तक भी पहुंच गए हैं। चंद्रयान, रडार, मंगलयान आदि ये हमारे विकास को दर्शाता है। अगर हम बात करें रक्षा के क्षेत्र में, तो पहले हम भाला, तलवार, तीर धनुष या इत्यादि चीज़ें देखते होंगे, पाते थे। लेकिन आज हमारे पास अनेक तरह की बंदूकें हैं जिनकी रेंज कई किलोमीटर तक होती है। पिस्तौल है, तोप है, टैंकर है, मिसाइल है, परमाणु बम इत्यादि चीज़ें उपस्थित है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि विज्ञान के क्षेत्र में हमने किस तरह से उन्नति की और उनके सदुपयोग क्या क्या हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से विज्ञान के दुरुपयोग कर रहे हैं, उनसे समस्याएं कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही हैं। विज्ञान ने अनेक तरह के असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया है, लेकिन जिस तरह से बढ़ते विज्ञान युग में हम विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसा कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। विज्ञान के युग में हम सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो हमारे पर्यावरण पर ही पड़ा है। अनेक तरह के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से हम अपनी फसल की क्षमता तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उनके अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसे संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं। आज हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए, सांप आदि जीवों की संख्या भी घट रही है।
भूजल के असंयमित दोहन से भूजल का स्तर काफी नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियों से उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मानव के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त होता जा रहा है। आज हम अनेक तरह के रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो रहा है। ओजोन परतों में छिद्र प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हम बता दें कि ओजोन डे जो मनाया जाता है ओजोन परत के छिद्र के बारे में जागरूकता के लिए, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हमने जैसा जानते हैं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में कितने सारे लाखों लोगों का जीवन नष्ट हुआ। आज हम अनेक तरह के रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर युक्त करते हैं। इनमें जो गैसें प्रयोग की जाती हैं वो वायुमंडल के लिए और ओजोन लेयर के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। सड़कों पर दौड़ते वाहनों ने हमारा यातायात तो आसान कर दिया है, परंतु उनसे निकलते धुएं ने हमारे पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह हम देख पाते हैं कि जिस तरह विज्ञान ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, उसी तरह से इससे कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो अब हम अपना वीडियो यही बंद कर देते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि वैज्ञानिक की खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है।